हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है एईसी थर्ड सेमेस्टर जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एंड उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपकी दोनों यूनिट्स को कवर अप करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन क्या है तथा इसका अर्थ व परिभाषा समझाइए। मतलब कि रचनात्मक लेखन आखिर होता क्या है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट का ही नाम है जनसंचार और रचनात्मक लेखन, तो रचनात्मक लेखन क्या होता है। रचनात्मक लेखन, जिसको इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति, भावनाओं तथा विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। रचनात्मक लेखन की यही विशेषता है कि इसमें जो लेखक है वो क्या करता है, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके लिखता है। अपनी कल्पना के आधार पर वो कोई भी रचना करता है। इसमें लेखक अपनी भावनाओं, विचारों को भी शामिल करता है स्वतंत्र रूप से। मतलब कि ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती कि लेखक को सिर्फ अपनी कल्पना के बल पर ही लिखना है, बल्कि इसमें लेखक अपनी भावनाओं तथा विचारों को भी शामिल कर सकता है। ठीक है, यह लेखन पारंपरिक लेखन से अलग होता है क्योंकि इसमें भाषा का उपयोग एक अनोखे तथा कलात्मक तरीके से किया जाता है। अगर हम बात करें अर्थ की, तो रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग, इसका अर्थ होता है वह लेखन जो कि साहित्यिक, भावनात्मक या कलात्मक दृष्टि से प्रभावशाली हो, जो कि पढ़ने वाले पर, पाठक पर एक प्रभाव डालें तथा रोचक हो, जो कि पाठक की रुचि को बढ़ाए ताकि पाठक उस लेखन को पूरा पढ़े, अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो रचनात्मक लेखन वो लेखन होता है जो कि साहित्यिक, भावनात्मक तथा कलात्मक दृष्टि से प्रभावशाली तथा रोचक हो। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होता बल्कि पाठक का मनोरंजन करना भी होता है। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है पाठक को मनोरंजन, प्रेरणा या गहराई से प्रभावित करना। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो रचनात्मक लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, अनुभव, विचार या भावनाओं का उपयोग करके कहानी, कविता, नाटक या अन्य साहित्यिक रचनाओं की रचना करता है, क्रिएशन करता है। इसमें शैली, भाषा व भावनाओं की मुख्य भूमिका देखी जाती है। उदाहरण देखिए रचनात्मक लेखन का। कहानी भी एक रचनात्मक लेखन है क्योंकि कहानी काल्पनिक भी हो सकती है एंड कई बार कहानी वास्तविक भी होती है, लेकिन कहानी चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक हो, इसमें लेखक अपनी भावनाओं, विचारों को भी डालता है, इसीलिए कहानी भी एक रचनात्मक लेखन है। नेक्स्ट है कविता। कविता में भावनाओं तथा विचारों को लयबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए कविता भी एक रचनात्मक लेखन है। निबंध, किसी विषय पर रचनात्मक ढंग से विचार प्रकट करना निबंध कहलाता है एंड ये भी एक रचनात्मक लेखन होता है क्योंकि इसमें लेखक अपने विचारों तथा भावनाओं को भी शामिल करता है तथा कला का प्रयोग करता है। डायरी लेखन भी एक रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य लेखक तथा पाठक दोनों को भावनात्मक, कलात्मक तथा बौद्धिक रूप से समृद्ध करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन का महत्व क्या है। तो रचनात्मक लेखन का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, ना सिर्फ साहित्यिक जीवन में बल्कि वास्तविक तथा सामाजिक जीवन में भी। ठीक है, रचनात्मक लेखन का महत्व कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह सिर्फ साहित्यिक कार्य तक ही सीमित नहीं होता बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में वास्तविक रूप से इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं रचनात्मक लेखन का महत्व। पहला है स्व प्रकाशन तथा आत्म अभिव्यक्ति। रचनात्मक लेखन व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों तथा दृष्टिकोण को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। यह आत्मविश्लेषण तथा आत्म समझ को बढ़ावा देता है। रचनात्मक लेखन में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो अपने मन की कल्पनाओं, विचारों, भावनाओं को भी शामिल करता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को अपना आत्मविश्लेषण तथा आत्म अभिव्यक्ति करने का मौका मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए रचनात्मक लेखन को आत्म अभिव्यक्ति या स्व प्रकाशन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है
क्योंकि रचनात्मक लेखन में व्यक्ति अपने मन के विचारों भावनाओं को भी स्थान देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता तथा कल्पना शक्ति का विकास। रचनात्मक लेखन के जरिए व्यक्ति की सृजनात्मकता तथा कल्पना शक्ति जो है वो विकसित होती है। व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है उसमें अच्छा इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति की क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता बढ़ने लगती है। जब व्यक्ति रचनात्मक लेखन करता है तो वो और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनता है। ठीक है, और भी ज़्यादा व्यक्ति सृजनशील बनता है। उसकी कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। ठीक है, जिससे नई सोच तथा विचार उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए सृजनात्मकता व कल्पना शक्ति का विकास होने के कारण भी इसको बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा सामाजिक योगदान। रचनात्मक लेखन साहित्य, कला तथा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समाज के मूल्यों, परंपराओं तथा समस्याओं को उजागर करता है। आपने देखा होगा, अलग अलग कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, हर कहानी में क्या दिया जाता है, एक शिक्षा दी जाती है ताकि समाज में मूल्य फैलाया जा सके, नैतिक मूल्य का प्रवाह समाज में किया जा सके। ठीक है, तो इसी तरीके से सांस्कृतिक व सामाजिक योगदान भी हमको रचनात्मक लेखन का देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी रचनात्मक लेख होते हैं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, इन सब के द्वारा क्या किया जाता है, समाज की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया जाता है एंड नैतिक मूल्यों का प्रसार करने का भी प्रयास किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर नैतिक मूल्य तथा अच्छे गुण विकसित हो। तो इसीलिए रचनात्मक लेखन का सांस्कृतिक व सामाजिक योगदान भी होता है समाज को विकसित बनाने में, लोगों के मन में नैतिक मूल्यों को उजागर करने में। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक व व्यावसायिक लाभ। रचनात्मक लेखन कौशल छात्रों तथा पेशेवरों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो रचनात्मक लेखन के जरिए पैसे भी कमाते हैं, तो व्यावसायिक लाभ भी इसका होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो कि उपन्यासकार होते हैं, उपन्यास से पैसे कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि कविता लिखते हैं एंड कविता से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। कुछ लोगों की कविताएं जो है वो समाज में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं एंड कविता के कारण वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी समाज में कमाते हैं, सम्मान भी अर्जित करते हैं। तो इस तरीके से व्यावसायिक लाभ भी देखने को मिलता है रचनात्मक लेखन का, क्योंकि अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके व्यक्ति जो है वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तथा पैसे भी वो कमा सकता है अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके। ठीक है, इसके अलावा शैक्षिक लाभ भी इसका देखने को मिलता है, क्योंकि रचनात्मक लेखन के ज़रिए छात्रों में तथा जो अन्य पेशेवर हैं उनके अंदर लेखन कौशल विकसित होता है। जो छात्र है वो अच्छे से अपनी रचनात्मकता को विकसित कर पाते हैं, इसलिए इसका शैक्षिक लाभ भी होता है तथा व्यावसायिक लाभ भी होता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक लाभ। लेखन एक चिकित्सीय प्रक्रिया हो सकती है। यह तनाव कम करने, मानसिक शांति यानी कि मेंटल पीस पाने के लिए तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होती है। रचनात्मक लेखन की अगर बात करें तो इसके मनोवैज्ञानिक लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रचनात्मक लेखन से क्या होता है, तनाव कम होता है व्यक्ति का, मानसिक शांति बढ़ती है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, जब हम कुछ रचनात्मक करते हैं, चाहे हम रचनात्मक लेख करें या कोई रचनात्मक कार्य करें, तो इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में जितने भी तनाव की बातें हैं, जितनी भी तनाव भरी चिंताएं हैं, वो सारी हमारे मस्तिष्क से जाने लगती हैं। ठीक है, एंड जब हम रचनात्मक लेखन करते हैं या कोई अन्य रचनात्मक कार्य करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है तथा हम अच्छे से अपनी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी एकाग्रता शक्ति यानी कि कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक लाभ भी माने जाते हैं रचनात्मक लेखन के, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। क्योंकि जब लोग तनाव मुक्त होंगे तो वो अच्छे से अपना कार्य कर पाएंगे, जिससे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो इस तरीके से रचनात्मक लेखन न केवल एक कला है बल्कि व्यक्तिगत विकास, सामाजिक सुधार तथा सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल प्रोटेक्शन या संरक्षण का साधन भी है। ठीक है, रचनात्मक लेखन को हम सिर्फ कला नहीं बोल सकते, बल्कि ये एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया जाता है। इसका अभ्यास जीवन को समृद्ध तथा उद्देश्यपूर्ण बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन तथा सामान्य लेखन में क्या अंतर होता है।
तो रचनात्मक लेखन और सामान्य लेखन में भी अंतर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इनके बीच में जो अंतर होता है वो किस बेसिस पर किया जाता है? उद्देश्य, शैली तथा अभिव्यक्ति के तरीके के आधार पर। ठीक है, रचनात्मक लेखन का उद्देश्य अलग होता है, सामान्य लेखन का उद्देश्य अलग होता है। रचनात्मक लेखन की शैली थोड़ी भिन्न होती है तथा सामान्य लेखन की शैली भी रचनात्मक लेखन की शैली से अलग होती है। तो इस तरीके से इस आधार पर रचनात्मक लेखन तथा सामान्य लेखन में अंतर किया जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले रचनात्मक लेखन देख लेते हैं। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है भावनाओं, विचारों तथा कल्पनाओं को कलात्मक तरीके से या रोचक तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि पाठक जो है उसके अंदर रुचि उत्पन्न की जा सके उस रचना को पढ़ने के लिए, उस लेखन को पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर रचनात्मक लेखन में हम कलात्मक या रोचक तरीके से प्रस्तुति नहीं करेंगे अपने भावों या विचारों की, तो जो पाठक है वो उस लेखन को अच्छे से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि पाठक के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो रचनात्मक लेखन का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने भावों, विचारों या कल्पनाओं को कलात्मक तरीके से तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि जो पाठक है वो और भी ज़्यादा आकर्षित हो उस लेख को पढ़ने में। ठीक है, उस लेख को पढ़ने के लिए जो पाठक है वो और भी ज़्यादा उत्सुक हो। ठीक है, तो इसलिए इसका पहला उद्देश्य होता है कलात्मकता तथा रोचक तरीके का उपयोग करके अपने लेख को आकर्षक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है शैली। साहित्यिक शैली होती है रचनात्मक लेखन की। ठीक है, रचनात्मक लेखन की शैली कैसी होती है? साहित्यिक। जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सभी रचनात्मक लेखन का हिस्सा है। आइए अब जानते हैं अभिव्यक्ति। रचनात्मक लेखन की जो अभिव्यक्ति है ये कल्पना, दृष्टिकोण व सौंदर्य के आधार पर की जाती है। इसमें कल्पना, दृष्टिकोण या सौंदर्य पर जोर दिया जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण कविता का उदाहरण है जीवन के रंग, सपनों के रंग। ठीक है, कहानी, एक गांव था जहां सपने पंख लगा कर उड़ते थे। लक्ष्य, रचनात्मक लेखन का लक्ष्य होता है पाठक को भावनात्मक तथा कलात्मक अनुभव देना। आइए अब जानते हैं सामान्य लेखन। सामान्य लेखन की बात करें तो सामान्य लेखन का उद्देश्य होता है पाठक को कोई जानकारी देना या सूचना देना। इसमें तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे रचनात्मक लेखन में हम कलात्मक तथा रोचक तरीके के द्वारा प्रस्तुति करते थे अपने भावों या विचारों की। सामान्य लेखन में ऐसा नहीं होता। सामान्य लेखन में हम अपने भावों या विचारों को जगह नहीं देते। ठीक है, इसमें हम सिर्फ तथ्यों को शामिल करते हैं तथा इसमें कलात्मक या रोचक तरीके भी नहीं शामिल किए जाते, क्योंकि सामान्य लेखन का उद्देश्य जो है वो रचनात्मक लेखन से भिन्न होता है। सामान्य लेखन का उद्देश्य होता है पाठक को जानकारी देना, सूचित करना तथा तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। शैली अगर बात करें तो सामान्य लेखन की शैली औपचारिक होती है तथा तथ्यात्मक होती है। इसमें तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट, निबंध, समाचार, ये सामान्य लेखन है। अगर आप समाचार देखेंगे तो समाचार पत्र में भी आपको जो लेख लिखा हुआ दिखेगा उसमें कला या भावना का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, उसमें कलात्मक या अपने विचारों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये सामान्य लेखन है। इसका उद्देश्य है पाठकों को जानकारी देना या सूचित करना। तो इसीलिए सामान्य लेखन जो है ये सादगी भरा होता है। इसमें अपने भावों या विचारों को शामिल नहीं किया जाता। अभिव्यक्ति की बात करें तो सामान्य लेखन की अभिव्यक्ति जो है ये सटीकता तथा सरलता पर आधारित होती है। इसमें सटीक जानकारी डाली जाती है तथा सरलता पर जोर दिया जाता है, ताकि पाठक को आसानी से समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। उदाहरण देखिए, गांव की जनसंख्या 5000 है। ठीक है, इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी दी गई है। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, सामान्य है। इसमें कहीं भी रचनात्मक या कलात्मक तरीके का प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो पाठक हैं वो सिर्फ जो जानकारी दी गई है उसको ग्रहण करने पर ध्यान दें। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता, कहानी तथा नाटक रचनात्मक लेखन के कौन कौन से प्रकार है। यानी कि इसमें हमको कविता, कहानी तथा नाटक के बारे में एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे रचनात्मक लेखन का एक प्रकार है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कविता के बारे में जानते हैं। कविता की बात करें तो कविता का अर्थ होता है भावनाओं, विचारों या कल्पना को गहनता से व्यक्त करना एक लयात्मक पद्धति में। ठीक है,
इसमें हम क्या करते हैं, अपने भावों, विचारों या कल्पनाओं को लयात्मक तरीके से, लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं पाठक के सामने। ठीक है। कविता जो है इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे महाकाव्य, क्योंकि कविता को काव्य भी कहा जाता है इसलिए इसके प्रकार देखिए। पहला है महाकाव्य, जिसमें विस्तृत तथा गंभीर विषयों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है खंड काव्य, इसमें किसी विशेष घटना या पात्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। गीत, ये व्यक्तिगत भावनाओं या विचारों का संगीतमय रूप होता है। नेक्स्ट है सोनेट, इसमें 14 पंक्तियों की निश्चित संरचना होती है। नेक्स्ट है मुक्तक यानी कि फ्री वर्स, इसमें बिना तुक या छंद के स्वतंत्र कविता गाई जाती है। तो कविता जो है इसकी पहली और प्रमुख विशेषता क्या है कि इसको गा सकते हैं। ठीक है, इसको गाया जाता है, इसको लयात्मक तरीके से गाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कविता लयबद्ध तरीके से लिखी जाती है, कविता की एक लय होती है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य विशेषताएं थी तथा इसके मुख्य प्रकार थे। आइए अब जानते हैं हम कहानी के बारे में। अगर हम बात करें कहानी की, तो कहानी एक साहित्यिक रचना है जो कि घटना, पात्र या वातावरण के माध्यम से पाठक को प्रभावित करती है। ठीक है, कहानी के कई प्रकार होते हैं, जैसे लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी, जिसमें संक्षिप्त रूप से हम क्या करते हैं, पाठक का मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट है उपन्यास, विस्तृत तथा गहन वर्णन वाली लंबी कहानी होती है उपन्यास। उपन्यास यानी कि नोवेल जो है ये लंबी कहानी होती है जिसमें विस्तृत तथा गहनता से वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्पिरेशनल स्टोरी यानी कि प्रेरणात्मक कहानी। प्रेरणात्मक कहानी जो है वो कहानी होती है जो कि जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कथात्मक कहानी, जिसमें घटनाओं का वर्णन किया जाता है। एंड लास्ट है पौराणिक कथा यानी कि पौराणिक कहानियाँ, जिसमें धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित घटनाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नाटक। नाटक यानी कि ड्रामा, ये भी एक तरीके का रचनात्मक लेखन है। नाटक में संवाद तथा घटनाओं के माध्यम से मंच पर प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है, कहानियों को पढ़ा जाता है लेकिन नाटक को देखा जाता है। नाटक की मंच पर प्रस्तुति दी जाती है संवादों व घटनाओं के माध्यम से। नाटक के भी कई प्रकार हैं, जैसे शोकांत नाटक यानी कि ट्रेजेडी, जिसमें अंत में दुखांत देखा जाए। ठीक है, जिसका कथानक दुखांत हो, मतलब कि जिसका जो क्लाइमैक्स है वो दुख भरा हो, वो होता है शोकांत नाटक। नेक्स्ट है सुखांत नाटक, जिसमें हास्य व मनोरंजन किया जाए। ऐतिहासिक नाटक, जो कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हो। सामाजिक नाटक, जो कि सामाजिक मुद्दों को उजागर करें। ठीक है, मोनोलॉग, इसमें एक पात्र का आत्म संवाद होता है, इसमें एक ही पात्र होता है इसलिए इसको मोनोलॉग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन को रचनात्मक लेखन का हिस्सा क्यों माना जाता है। तो निबंध लेखन को रचनात्मक लेखन का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसमें लेखक को अपनी भावनाओं, विचारों व कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है। निबंध में व्यक्ति या लेखक जो है वो अपनी भावनाओं तथा विचारों को भी शामिल कर सकता है। निबंध में लेखक किसी विशेष विषय पर अपनी मौलिक दृष्टि प्रस्तुत करता है तथा अपने दृष्टिकोण को कलात्मक व प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करता है, ताकि जो पाठक है उसको जानकारी भी मिल सके तथा उसका मनोरंजन भी हो सके। इसके मुख्य कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि निबंध एक रचनात्मक लेखन है? इसके मुख्य कारण आइए जानते हैं। तो निबंध को रचनात्मक लेखन माना जाता है, इसके कई कारण होते हैं। पहला है मौलिकता। निबंध लेखन में लेखक अपने स्वयं की सोच तथा विचारधारा को प्रस्तुत करता है, एंड क्योंकि वो अपनी स्वयं की सोच को भी इसमें स्थान देता है, अपनी खुद की विचारधारा को भी इसमें स्थान देता है, इसलिए यह मौलिकता पूर्ण होता है। इसी वजह से इसको रचनात्मक लेखन कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेखक अपनी भावनाओं तथा विचारों को भी शामिल करता है। नेक्स्ट है शैली की विविधता। निबंध में लेखक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग लेखन शैली, जैसे वर्णनात्मक, विवरणात्मक, तर्कपूर्ण शैली का उपयोग करता है। क्योंकि इसमें अलग अलग शैली प्रयोग की जाती है, इसलिए भी निबंध को रचनात्मक लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। निबंध लेखन में कोई विशेष नियम या बंधन नहीं होता, जिससे लेखक अपने तरीके से विचारों को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति जो है, जो लेखक है, वो कुछ भी इसमें अपने भावों को भी इसमें शामिल कर सकता है, अपने विचारों को भी इसमें लिख सकता है। इसी वजह से, क्योंकि ये स्वतंत्र लेखन है, इसलिए इसको रचनात्मक लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट है कलात्मकता।
निबंध में भाषा का सुंदर तथा प्रभावशाली प्रयोग निबंध को रचनात्मकता का स्वरूप प्रदान करता है। तो इस तरीके से निबंध लेखन केवल विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लेखक की रचनात्मकता तथा अभिव्यक्ति की कला का भी प्रतिबिंब है। एंड इसी वजह से निबंध को रचनात्मक लेखन भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद लेखन का रचनात्मक लेखन में क्या योगदान होता है। तो संवाद लेखन भी एक तरीके का रचनात्मक लेखन है, लेकिन इसका योगदान भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आइए जानते हैं। संवाद लेखन रचनात्मक लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि किसी भी कहानी, नाटक या कथा को जीवंत बनाने के लिए संवाद का उपयोग होता है। संवाद क्या होता है? किसी भी कहानी में या किसी भी नाटक में दो पात्रों के बीच में जो बातचीत होती है उसी को संवाद कहा जाता है। एंड संवाद क्या करता है? कहानी या नाटक को और भी ज़्यादा जीवंत तथा प्रभावशाली बनाता है, जिससे पाठक जो है उसके अंदर रुचि उत्पन्न होती है तथा पाठक का मनोरंजन भी अच्छे से होता है। इसी वजह से संवाद का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। ठीक है, आइए रचनात्मक लेखन में संवाद का योगदान देखते हैं। पहला है चरित्र निर्माण। संवाद के माध्यम से पात्रों की सोच, व्यक्तित्व तथा भावनाओं को स्पष्ट किया जाता है कि पात्र जो है उनकी वास्तव में सोच क्या है, व्यक्तित्व कैसा है तथा उनकी भावनाएं क्या है। यह पाठक को पात्रों से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, पाठक जो है वो संवाद के माध्यम से ही पात्रों से जुड़ पाते हैं भावनात्मक रूप से। एंड संवाद के माध्यम से ही पाठक जो है वो पात्रों के बारे में अच्छे से जान पाते हैं कि इस कहानी में या इस नाटक में किस पात्र की क्या भूमिका है तथा किस पात्र की क्या इसमें परेशानी है। ठीक है, तो ये सब भी कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है संवाद के माध्यम से। पात्र के चरित्र का निर्माण भी संवाद के माध्यम से ही पाठक कर पाता है कि किस पात्र का कैसा चरित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कथानक। कथानक को आगे बढ़ाने के लिए भी संवाद का बहुत महत्व होता है। संवाद के द्वारा ही कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे घटनाओं के क्रम को रोचक व प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है भावनाओं की अभिव्यक्ति। संवाद के माध्यम से पात्रों की भावना, तनाव तथा संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यथार्थता का संचार। प्रभावी संवाद लेखन पाठकों को कहानी के माहौल तथा घटनाओं को यथार्थ के करीब महसूस करने में मदद करते हैं। मतलब संवाद के माध्यम से पाठक को ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ये पाठक के आसपास वास्तविकता में घटित हो गई है। मतलब पाठक जो है वो उस कहानी से कनेक्ट हो पाता है, उस कहानी से जुड़ाव महसूस कर पाता है तथा उस कहानी को वास्तविक रूप से इमेजिन कर पाता है, उसकी कल्पना कर पाता है। किस माध्यम से? संवाद के माध्यम से। अगर संवाद नहीं होंगे तो पाठक कहानी से कभी भी अपने आप को रिलेट या कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि इससे यथार्थता का संचार होता है। पाठक को लगता है कि वास्तव में ये सारी घटनाएं उसके आसपास घटित हो गई हैं। नेक्स्ट है रोचकता तथा गहराई। संवाद कहानी में रोचकता बढ़ाते हैं तथा पात्रों व घटनाओं को गहराई प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है संदेश तथा विचार। संवाद के जरिए लेखक अपने विचार, संदेश या समाज की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। इस तरीके से संवाद लेखन किसी भी रचनात्मक लेखन का आधारभूत तत्व होता है, जो कि कहानी को या नाटक को जीवंत तथा देखने योग्य, रोचक बनाता है। ठीक है, तथा कहानी को पठनीय बनाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों में रचनात्मक लेखन का क्या महत्व है। तो जनसंचार माध्यमों में रचनात्मक लेखन का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यह संदेश को प्रभावी, आकर्षक तथा समझने योग्य बनाता है। इसके कुछ मुख्य पहलू नीचे दिए गए हैं, आइए जानते हैं। पहला है रुचि तथा ध्यान आकर्षण। रचनात्मक लेखन जो है ये दर्शकों का ध्यान खींचने में मदद करता है तथा सामग्री को रोचक व यादगार बनाता है। जब हम जनसंचार माध्यमों में रचनात्मक लेखन का प्रयोग करते हैं तो इससे जो सूचना है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है, जिसकी वजह से जो पाठक है उसको लंबे समय तक वो सूचना याद रहती है। इसीलिए रुचि तथा ध्यान आकर्षण की वजह से जनसंचार माध्यम में रचनात्मक लेखन का मुख्य महत्व माना जाता है। नेक्स्ट है जटिल विषयों को सरल बनाना। रचनात्मक लेखन जटिल मुद्दों को सरल तथा आकर्षक भाषा में प्रस्तुत करता है, जिससे आम जनता इसको आसानी से समझ सकती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक जुड़ाव। रचनात्मक लेखन में स्थानीय तथा सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने से सामग्री लोगों के दिलों को छूती है
तथा लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। स्थानीय तथा सांस्कृतिक तत्व की मौजूदगी के कारण जो सूचना है या जो भी सामग्री है वो लोगों को लंबे समय तक याद भी रहती है तथा उनकी भावनाओं से भी जुड़ जाती है। तो इसीलिए सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण भी रचनात्मक लेखन का महत्व माना जाता है। नेक्स्ट है मनोरंजन तथा शिक्षा का मिश्रण। रचनात्मक लेखन जैसे फीचर लेख, कहानियाँ, उपन्यास न केवल शिक्षित करते हैं बल्कि मनोरंजन भी करते हैं, इसलिए जनसंचार माध्यमों में इसका महत्व है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में बढ़त। डिजिटल युग में रचनात्मक लेखन या माध्यमों को भीड़ से अलग करता है, क्योंकि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। तो इसी वजह से जब हम जनसंचार माध्यम में रचनात्मक लेखन का प्रयोग करते हैं तो हमारी एक अलग पहचान बनती है। ठीक है, इसी कारण रचनात्मक लेखन जनसंचार माध्यमों की आत्मा भी कही जाती है, जो सामग्री को केवल सूचनात्मक नहीं बल्कि अनुभव भी प्रदान कराती है। ठीक है, जनसंचार माध्यम में जब हम रचनात्मक लेखन का प्रयोग करते हैं तो जो सूचना है वो सिर्फ हमको रोचक ही नहीं लगती बल्कि हमको एक नया अनुभव भी देती है। ठीक है, एंड जो सूचना है वो लंबे समय तक हमको याद भी रहती है। तो इसीलिए रचनात्मक लेखन का महत्व है जनसंचार माध्यमों। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन में भाषा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। कि जो जनसंचार माध्यम होते हैं, जनसंचार माध्यम जिनका उपयोग हम जनता तक कोई सूचना पहुंचाने के लिए करते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, ये सब क्या है, जनसंचार माध्यम है जिनके द्वारा हम जनता के साथ संचार करते हैं, जनता तक कोई सूचना या कोई भी जानकारी पहुंचाते हैं। तो जनसंचार माध्यमों में रचनात्मक लेखन में भाषा की भूमिका क्या होती है? तो रचनात्मक लेखन की भाषा जो है वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है जनसंचार माध्यमों में। अगर भाषा अच्छी होगी, सरल होगी, समझने योग्य होगी तो ये क्या करेगी, पाठक, श्रोता तथा दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालेगी। इसलिए भाषा का प्रभाव बहुत ही मुख्य माना जाता है। अगर भाषा सरल होगी, सहज होगी तो पाठक तथा श्रोता जो है या जो दर्शक है वो अच्छे से उसको समझ पाएंगे तथा उससे जो सूचना दी जा रही है उसको समझ पाएंगे। इसलिए भाषा का बहुत ही मुख्य प्रभाव माना जाता है, बहुत ही मुख्य भूमिका मानी जाती है। पहला है संपर्क तथा संवाद का माध्यम। भाषा जो है इसका उपयोग क्या किया जाता है, संदेश को प्रभावी ढंग से जन समूह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो क्योंकि भाषा एक उपकरण है जो कि संदेश को प्रभावी ढंग से जन समूह तक पहुंचाती है, इसीलिए भाषा का अच्छा, सरल तथा सहज होना ज़रूरी है। रचनात्मक लेखन में शब्दों का चयन, शैली तथा टोन ऐसा होना चाहिए जो कि संप्रेषण को आसान तथा प्रभावशाली बनाए। नेक्स्ट है भावना और कल्पना का संप्रेषण। भाषा के माध्यम से लेखक क्या करता है, अपनी भावना, विचार तथा कल्पनाएं व्यक्त करता है। तो इसीलिए जनसंचार माध्यम में भाषा का महत्व और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि कुछ जनसंचार माध्यम ऐसे होते हैं जिसमें लेखक जो है वो अपने विचार तथा कल्पनाएं भी व्यक्त करता है। तो वो सब लेखक कैसे कर पाएगा, भाषा के ज़रिए ही कर पाएगा। जैसे कि समाचार लेखन में भाषा तटस्थ तथा तथ्यात्मक होनी चाहिए, जबकि नाटक या कविता में यह भावनात्मक व रचनात्मक हो सकती है। नेक्स्ट है संदेश की स्पष्टता तथा प्रभावशीलता। भाषा जो है सटीक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि पाठक या दर्शक संदेश को अच्छे से समझ सके। जनसंचार माध्यमों में ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए जिससे जटिल विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा सके, ताकि जनसमूह को समझने में आसानी हो। ठीक है, कि क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक तथा सामाजिक संदर्भ। जनसंचार माध्यमों में रचनात्मक लेखन के लिए भाषा का चयन उस समाज या संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए जहाँ पर वह प्रस्तुत की जा रही है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का उपयोग भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलन में है तो वहाँ पर जनसंचार माध्यमों में भी उन्हीं भाषाओं का उपयोग होना चाहिए जो कि क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्योंकि जो पाठक वर्ग है वो भी क्षेत्रीय भाषा को ही बोलता तथा समझता है। तो इसीलिए जनसंचार माध्यम में जब हम रचनात्मक लेखन करें तो हमको ऐसी भाषा का चयन करना चाहिए जो कि उस समाज या संस्कृति के अनुकूल हो, ताकि उस समाज में रहने वाले लोग, उस संस्कृति के लोग उस जनसंचार के माध्यम के ज़रिए उस सूचना को अच्छे से ग्रहण कर सके जो कि दी जा रही है।
हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है विज्ञापन लेखन में रचनात्मकता का क्या महत्व है। तो विज्ञापन लेखन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का विज्ञापन करने के लिए कोई लेख लिखना। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे ऐसे पैम्पलेट देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो कि पैम्पलेट बांटते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं किसी वस्तु का या किसी संस्थान का। ठीक है, जैसे अक्सर कोचिंग सेंटर्स के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर ओपन करने के बाद विज्ञापन के लिए पैम्फलेट बांटते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, उस संस्थान का, उस कोचिंग सेंटर का क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है कि यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं या अच्छे शिक्षक हैं, ये सब उसमें बताया जाता है। तो विज्ञापन लेखन जो है इसका अर्थ होता है कि लेख के द्वारा, यानी कि कुछ लिख कर किसी वस्तु का या किसी संस्थान का क्या देना, विज्ञापन देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्रति आकर्षित हो। ठीक है, तो विज्ञापन लेखन में रचनात्मकता का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो पाठक है उसका आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ेगा उस वस्तु या संस्थान के प्रति जिसका विज्ञापन किया जा रहा है। ठीक है, विज्ञापन लेखन में रचनात्मकता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यह साधारण संदेश को आकर्षक तथा प्रभावी बनाने में मदद करती है, इसलिए रचनात्मकता का महत्व इसमें होता है। कारण क्या क्या है, पहला है ध्यान आकर्षित करना। रचनात्मक विज्ञापन जो है ये दर्शकों का ध्यान खींचता है किसी भी ब्रांड या उत्पाद के प्रति। दूसरा है यादगार बनाना। रचनात्मकता का उपयोग करके विज्ञापन को अद्वितीय बनाया जा सकता है ताकि लंबे समय तक लोगों को उस वस्तु या उस उत्पाद के बारे में जानकारी रहे। ठीक है, लंबे समय तक लोग उसके बारे में ना भूलें। तो यादगार बनाने के लिए भी एक अच्छा साधन है विज्ञापन। विज्ञापन के जरिए क्या किया जाता है, किसी उत्पाद के बारे में ऐसी सूचनाएं दी जाती है जो कि लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट है भावनात्मक जुड़ाव। रचनात्मक विज्ञापन दर्शकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाते हैं। जो दर्शक है वो क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस वस्तु या उस उत्पाद से विज्ञापन के जरिए, जिससे वे उत्पाद या सेवा से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में बढ़त, क्योंकि आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है। ठीक है, कंपटीशन हर जगह है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विज्ञापन दिया जाए। अच्छा विज्ञापन होगा तो क्या होगा, इस प्रतिस्पर्धा के युग में आगे बढ़ने में, सफल होने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से रचनात्मकता का महत्व बढ़ जाता है विज्ञापन लेखन में। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रचनात्मक लेखन के विविध रूप क्या हैं। तो रचनात्मक लेखन के कई रूप होते हैं जो कि लेखक की कल्पना, विचारों या अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं अलग अलग शैली में। ठीक है, रचनात्मक लेखन के विविध रूप जो है ये भिन्न भिन्न शैली में क्या करते हैं, लेखक की कल्पना, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करते हैं तथा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके विभिन्न रूप क्या है। पहला है कविता। कविता में क्या किया जाता है, लय तथा शब्दों के विशेष चयन से भावना या विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है कहानी, जिसमें कथानक पात्रों या घटनाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से एक निश्चित संदेश देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है निबंध, यह किसी घटना, विचार या विषय पर लेखक के दृष्टिकोण को व्यक्त करने का साधन है। नेक्स्ट है नाटक, यह मंच पर अभिनय के लिए लिखा जाता है जिसमें संवाद व पात्रों के माध्यम से घटनाओं का चित्रण किया जाता है। उसके बाद आत्मकथा या जीवनी, इसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्मरण, इसमें लेखक अपने जीवन की किसी विशिष्ट घटना या यादों को वृत्तांत के रूप में लिखता है। संस्मरण में लेखक क्या करता है, किसी पास्ट की, किसी इतिहास की बात को याद करते हुए लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसंग निवेदन यानी कि नरेटिव, इसमें किसी घटना या अनुभव का विवरण किया जाता है कथा के रूप में। तो इसमें क्या किया जाता है, एक कथात्मक शैली में विवरण दिया जाता है किसी भी घटना का या अनुभव का। ठीक है, तो ये जितने भी रूप हैं रचनात्मक लेखन के, इन सभी रूपों में लेखक की शैली, कल्पना तथा अभिव्यक्ति का विशेष महत्व देखा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख रूप थे रचनात्मक लेखन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा अनुभव लेखन के लिए भाषा शैली का महत्व समझाइए। तो जब यात्रा अनुभव लेखन लिखा जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, अगर हम किसी यात्रा पर पहले कभी गए हो या वर्तमान में अगर हम किसी यात्रा पर गए हैं तो उसके बारे में हम अपना अनुभव लिखते हैं कि उस यात्रा के दौरान हमने क्या क्या अनुभव प्राप्त किया।
तो यात्रा अनुभव लेखन ज़्यादातर क्यों लिखा जाता है? ताकि पाठकों को अलग अलग स्थानों की जानकारी दे सकें तथा उस स्थान की विशेषताओं को उजागर कर सकें, ताकि अगर कोई व्यक्ति जो कि हमारे लेख को पढ़ रहा है, अगर वो भविष्य में उस जगह पर घूमने के लिए जाए, यात्रा करने के लिए जाए, तो उसको उस जगह के बारे में सारी नॉलेज हो। ठीक है, तो यात्रा अनुभव लेखन में भाषा शैली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यात्रा अनुभव लेखन में क्या किया जाता है? अपनी यात्रा के बारे में हमने जो भी अनुभव प्राप्त किया, जो भी हमें समस्याएं वहाँ पर सामने आई, जो भी हमको वहाँ पर अच्छी चीज़ें देखने को मिली, उन सभी के बारे में यात्रा अनुभव लेखन में लिखा जाता है। यह लेख न केवल आकर्षक होना चाहिए बल्कि ये सरल भाषा में होना चाहिए ताकि पाठक अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, इसमें आकर्षक रूप से हमको अपनी बातें लिखनी चाहिए, रोचक ढंग से अपनी बातें लिखनी चाहिए ताकि पाठक जो है वो यात्रा के अनुभव से जुड़ पाए। ठीक है, ताकि जो पाठक है वो सरलता से अपने आप को कनेक्ट कर पाए उस यात्रा से। एक अच्छी भाषा शैली यात्रा के दृश्य, स्थानों तथा भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है कि यात्रा के दौरान हमने क्या दृश्य देखे, स्थान क्या क्या देखे तथा क्या क्या भावनाएं हमारे मन में विकसित हुई उस यात्रा के दौरान। ये सब हमको यात्रा अनुभव लेखन में लिखना होता है, जिससे पाठक स्वयं अनुभव कर सके उन सारी जगहों को, उन सारी बातों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं यात्रा में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो यात्रा अनुभव लेखन की जो भाषा है ये वर्णनात्मक होनी चाहिए, मतलब कि यात्रा के दौरान हम जो दृश्य देखें, जो भी ध्वनियाँ, रंग या अन्य अनुभव प्राप्त करें, उन सब का स्पष्ट तथा जीवंत तरीके से वर्णन करना हमको आना चाहिए। ये ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि वर्णनात्मक हो, जिसमें हम स्पष्ट रूप से वर्णन करें। ठीक है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करें ताकि पाठक यात्रा स्थल का वास्तविक अनुभव महसूस कर पाए, बिना जाए भी जो पाठक है वो उस जगह पर जाने का अनुभव प्राप्त कर पाए। तो इस तरीके की भाषा हमको प्रयोग करनी चाहिए, यानी कि वर्णनात्मक भाषा शैली का हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है भावनाओं का संवाद। यात्रा के दौरान व्यक्ति के मनोविज्ञान, अनुभव तथा भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त करना जरूरी होता है। यह शैली पाठकों को लेखक के अनुभव से जोड़ने में भी मदद करती है। ठीक है, तो भावनाओं का संवाद बहुत ही मुख्य माना जाता है इसमें, क्योंकि इसमें हम अपने अनुभव तथा भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यात्रा अनुभव लेखन जो है ये भावनाओं का संवाद होता है, क्योंकि इसमें जो लेखक है वो पाठकों को अपनी भावनाओं के बारे में बताता है तथा अपने अनुभव के बारे में बताता है। नेक्स्ट, सरलता तथा प्रवाह। यात्रा लेखन में जो भाषा है सरल होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए ताकि पाठक आसानी से लेख को पढ़ सके तथा समझ सके। जटिल शब्दों तथा वाक्य संरचनाओं से बचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो है प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन में पाठक की रुचि कैसे बनाए रखें, क्या तरीके हो सकते हैं पाठक की रुचि बनाए रखने के। तो देखिए, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए जब हम लेखन करते हैं तो पाठक की रुचि को बनाए रखने के लिए हमको निम्न तरीकों का पालन करना चाहिए। पहला है स्पष्ट तथा सरल भाषा। जो भी हम लेख लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, साथ ही रुचिकर होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए जो कि आसान हो, समझने योग्य हो। जटिल शब्द या जटिल वाक्य संरचनाओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रोचक शुरुआत। लेख की शुरुआत अगर आकर्षक होगी, रोचक होगी तो पाठक का ध्यान तुरंत आकर्षित होगा तथा अंत तक पाठक जो है वो उस लेख को पढ़ेगा या समझेगा। तो शुरुआत मैटर करती है, शुरुआत रोचक होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा शीर्षक होना चाहिए या दिलचस्प प्रस्तावना होनी चाहिए जो कि क्या करे, लेख को आकर्षित करे, जो कि लेख को आकर्षक बनाए पाठक के लिए। ठीक है, या दर्शक के लिए। तो क्या होना चाहिए, एक आकर्षक भाषा का, रोचक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है संवेदनशीलता तथा संप्रेषण क्षमता। लेख में भावना, संवेदना या ताजगी लाने के लिए संवादात्मक शैली का उपयोग करें। भाषा शैली संवादात्मक होनी चाहिए ताकि पाठक जो है वो जुड़ाव महसूस करे उसके प्रति, यानी कि संवाद का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि लेखक को, सूचना को अच्छे से ग्रहण करने में मदद करे। ठीक है, ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए जिससे लेख में हमको जुड़ाव महसूस हो। ठीक है, लेख की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे लेखक जो है वो जो भी सूचना दी गई है या जो भी बात बताई गई है उसको लेखक अच्छे से समझ पाए।
तो संवादात्मक शैली होनी चाहिए ताकि पाठक जो है वो अच्छे से उसके प्रति जागरूक हो पाए, उसको समझ पाए। नेक्स्ट है विजुअल्स का प्रयोग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हम चित्र, वीडियो या इन्फोग्राफिक का उपयोग कर सकते हैं ताकि लेख अधिक आकर्षक बने, अधिक जानकारीपूर्ण लगे। ठीक है। छोटे पैराग्राफ तथा खंड, लेख को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित करें ताकि पाठक आसानी से उसे पढ़ सके तथा अपना ध्यान बनाए रखें। नेक्स्ट है सुसंगतता तथा प्रवाह, यानी कि भाषा सुसंगत होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। लेख में विचारों का प्रवाह ऐसा होना चाहिए जो पाठक को समझने में आसानी हो। ठीक है। पाठक के समझने योग्य भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है नवीनता तथा ताजगी, पुरानी जानकारी या दृष्टिकोण से बचे, नए तथा रोचक विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। सवाल उठाना तथा पाठक को चुनौती देना, लेख में सवालों का समावेश होना चाहिए। लेख में हमको सवाल भी ऐड करने चाहिए ताकि जो पाठक है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, पाठक जो है उसके विचार उत्तेजित हो तथा वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है। तो जवाब के लिए सवाल भी शामिल किए जाने चाहिए लेख में। लेख में ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जो कि पाठक को चुनौती दे तथा सोचने पर मजबूर कर दें, जिससे जो पाठक है वो अपने विचारों का भी प्रयोग कर सके उस लेख को पढ़ते समय या उसको देखते या सुनते समय। ठीक है। तो इन तरीकों से लेखन पाठकों की रुचि बनाए रखने में मदद कर सकता है, चाहे वह प्रिंट माध्यम हो या इलेक्ट्रॉनिक। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेडियो तथा टीवी के लिए विज्ञापन लेखन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, विज्ञापन जो है वो रेडियो के माध्यम से भी दिया जाता है एंड टीवी के माध्यम से भी दिया जाता है। टीवी में आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग उत्पाद से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तो ये जो विज्ञापन दिए जाते हैं इनको दिखाने से पहले या सुनाने से पहले इनके बारे में लिखा जाता है। ठीक है। कि विज्ञापन में क्या क्या कहा जाएगा, क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाएंगे, कौन कौन से पात्र होंगे जो कि विज्ञापन में किसी भी वस्तु के बारे में बताएंगे या जानकारी देंगे। तो ये सब पहले लिखा जाता है। ठीक है। तो लिखने के लिए जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इसी को विज्ञापन लेखन कहा जाता है। तो ये जो विज्ञापन लेखन होता है टीवी का या रेडियो का, इसमें कुछ मुख्य अंतर होते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। ये देखते हैं। तो पहला जो अंतर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो माध्यम है, मतलब कि वो जो माध्यम है उसमें सिर्फ शब्द शामिल है या दृश्य भी शामिल है। तो जैसे रेडियो जो है ये ध्वन्यात्मक माध्यम है क्योंकि इसमें सिर्फ ध्वनि तथा शब्दों का प्रयोग होता है, रेडियो को हम सुनते हैं। जबकि अगर हम बात करें टीवी की तो टीवी में दृश्य तथा ध्वनि दोनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि टीवी जो है दृश्यात्मक माध्यम है, साथ में ध्वन्यात्मक माध्यम भी है क्योंकि टीवी में दृश्य भी शामिल होते हैं, ध्वनि भी शामिल होती है। ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों में विज्ञापन लेखन जो है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। रेडियो में जब विज्ञापन लेखन हम करते हैं तो सिर्फ शब्दों तथा ध्वनि के प्रभावों को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि टीवी में विज्ञापन लेखन करते टाइम क्या किया जाता है, विज्ञापन के संदेश को प्रभावी तरीके से, प्रवाहपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा विज्ञापन लेखन करने का प्रयास किया जाता है जो कि आकर्षक हो, जो कि लोगों को एक जुड़ाव दे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो ऐसा विज्ञापन, ऐसा प्रभावपूर्ण विज्ञापन निर्मित करने का प्रयास टीवी में किया जाता है क्योंकि टीवी का जो माध्यम है ये दृश्यात्मक भी होता है, इसमें दृश्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है समय सीमा। रेडियो जो है इसका विज्ञापन कम समय का होता है, जैसे 15 से 30 सेकंड, इसलिए संदेश संक्षिप्त होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए। ऐसे संदेश होने चाहिए जिसमें थोड़े शब्दों में ज़्यादा जानकारी दी जा सके, जबकि टीवी जो है इसमें विज्ञापन की समय सीमा ज़्यादा होती है, इसलिए टीवी विज्ञापन में समय जो है इसमें ज़्यादा लचीलापन होता है, समय ज़्यादा होता है, इसलिए संदेश को संक्षिप्त या स्पष्ट रखना ज़रूरी होता है। ठीक है। टीवी का जो विज्ञापन होता है आमतौर पर थोड़ा बड़ा होता है रेडियो के विज्ञापन से, तो इसलिए इसमें समय सीमा का कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो इसीलिए जो विज्ञापन है उसके समय की लचीलेपन की वजह से इसमें विज्ञापन का जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है विजुअल तत्व। रेडियो विज्ञापन जो है इसमें दृश्य प्रवाह नहीं होता, इसमें दृश्य प्रभाव नहीं होते, इसलिए शब्दों का चयन तथा ध्वनि की गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। जबकि टीवी में दृश्य तथा ध्वनि दोनों का उपयोग होता है, इसीलिए ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप तथा एक्टर की एक्टिंग, इन सब पर भी जोर दिया जाता है, क्योंकि टीवी जो है ये दृश्यात्मक माध्यम होता है। नेक्स्ट है संवेदनशीलता। रेडियो में जो विज्ञापन होते हैं कल्पना पर आधारित होते हैं, क्योंकि श्रोता को मानसिक रूप से चित्र बनाना पड़ता है, क्योंकि श्रोता सिर्फ सुन पाता है, इसमें कुछ दिखाया नहीं जाता। इसीलिए रेडियो में जो विज्ञापन है कल्पना पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसमें श्रोता जो है वो मानसिक रूप से जो भी कहा जा रहा है उसका चित्र अपनी मन में कल्पना का प्रयोग करके निर्मित करता है। जबकि टीवी विज्ञापन में दर्शकों के पास दृश्य सामग्री होती है, जिससे संदेश को सीधे तथा स्पष्ट रूप से पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए रेडियो तथा टीवी के विज्ञापन में तकनीकी व प्रस्तुति के दृष्टिकोण से भी भिन्नताएं देखी जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे रेडियो तथा टीवी के लिए विज्ञापन लेखन में। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है संवाद लेखन के प्रमुख तत्व क्या है। तो संवाद लेखन जो है इसके कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है संवाद का उद्देश्य। संवाद का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे जानकारी देना, विचारों का आदान प्रदान करना या समस्या का समाधान करना। दूसरा है संवादक। संवाद में जो भी व्यक्ति शामिल है या जो भी पात्र है उसका सही रूप से चयन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पात्र के माध्यम से ही संवाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए पात्र जो है वो भी सही होना चाहिए, पात्र का चयन सही तरीके से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा और शैली। संवाद की जो भाषा है ये सरल तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। यह पात्रों के चरित्र, स्थिति तथा संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो संवाद की भाषा जो है इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है, एंड ये भी एक मुख्य तत्व है संवाद का। नेक्स्ट है संवाद का प्रवाह। संवाद का प्रवाह सहज तथा प्राकृतिक होना चाहिए, ताकि पाठक या श्रोता उसको अच्छे से समझ सके, समझने में कठिनाई ना हो। संदर्भ या स्थिति भी संवाद का मुख्य तत्व होता है, क्योंकि संवाद किस संदर्भ में या किस स्थिति में हो रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। संवाद का प्रकार स्थिति के अनुसार बदल सकता है। नेक्स्ट है भावनाओं का संचार करना। संवाद में भावनाओं का सही तरीके से संचार करना ज़रूरी होता है, ताकि पात्रों के मनोभावों को ठीक से व्यक्त किया जा सके। तो संवाद में भावनाओं का संचार जो ये भी बहुत ही मुख्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षिप्तता तथा स्पष्टता। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ताकि कोई भी अनावश्यक जानकारी ना दी जाए, ताकि अनावश्यक जानकारी की वजह से जो पाठक है या जो दर्शक है उसका समय बर्बाद ना हो। तो इसलिए संवाद जो है ये संक्षिप्त होने चाहिए, ताकि कोई भी अनावश्यक जानकारी ना दी जाए। ठीक है, इन सारे तत्वों का सही तरीके से उपयोग करके संवाद लेखन को प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। तो ये मुख्य तत्व थे संवाद लेखन के।